हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में आए हैं। हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। नाउ हमने पिछले वाली क्लास में क्या डिस्कस कर लिया था? हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों कि गवर्नमेंट के बजट का डेफिनेशन क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, बहुत अच्छा, और आई होप अपने को सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आज नई चीज सीखते हैं अपन। गवर्नमेंट के बजट के कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है पूरा, मजा आएगा आपको काफी। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या हैं। देखिए बच्चों, गवर्नमेंट बजट के दो पार्ट हैं, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। ओके, ये रेवेन्यू बजट जो है वो कौन सा बजट है? सर क्या होता है ये रेवेन्यू बजट? अब मैं जल्दी जल्दी अपन एक एक चीज के एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। मैं सिर्फ इन दोनों का मीनिंग बता देता हूं और फिर हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे सिंगल टॉपिक। चलिए, क्या है रेवेन्यू बजट? रेवेन्यू बजट का मतलब है बच्चों गवर्नमेंट बजट का वो पार्ट जो कि इंक्लूड करता है रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स एंड रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बता दिया था कि बजट का मतलब दो बातें हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर ये रेवेन्यू बजट बोलता है तो रेवेन्यू बजट का मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स एंड रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के बजट के जिस पार्ट में होते हैं वो पार्ट क्या कहलाता है? रेवेन्यू टाइप का, रेवेन्यू नेचर का बजट कहलाता है। ओके, उसी तरह से सर कैपिटल बजट क्या है? कैपिटल बजट का मतलब वही हो गया ऐसा गवर्नमेंट का बजट का वो पार्ट जिसमें कैपिटल नेचर की रिसीट्स और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच इंक्लूड्स कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वो पार्ट क्या कहलाता है? कैपिटल बजट। ये गवर्नमेंट के बजट के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, ओके। अब आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि बजट रिसीट्स, तो बजट रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स होती है, और बजट एक्सपेंडिचर तो उसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और हम यहाँ पर इसको इस तरह से देख रहे हैं, अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं कि रेवेन्यू बजट, पूरे बजट को हमने बाइफरकेट कर दिया रेवेन्यू और कैपिटल में। तो रेवेन्यू बजट का मतलब क्या हो जाता है बच्चों कि रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स जिसके अंदर आ गई और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक और मजे की बात मैं इसमें आपको बता देता हूं। रेवेन्यू बजट का मतलब यह भी होता है कि गवर्नमेंट के बजट का वो पार्ट जो गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटीज पे इफेक्ट नहीं डालता। मतलब गवर्नमेंट के बजट का वो पार्ट, मतलब वो सारी रिसीट्स और वो सारे एक्सपेंडिचर जिनकी वजह से गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटीज में कोई इंक्रीज और डिक्रीज और कोई चेंज नहीं आता, ऐसा बजट क्या कहलाता है बच्चों? रेवेन्यू बजट कहलाता है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। और कैपिटल बजट का मतलब गवर्नमेंट के बजट का वो पार्ट, गवर्नमेंट के बजट का वो पार्ट जो कि कंट्री की, देश की गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज लाता है। ठीक है, मतलब ये जो कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल बजट है, वो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर क्या होंगी? उनकी वजह से गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आ रहा होगा। इस बात को अभी अपन एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझते हुए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स। क्या होती है सर ये रेवेन्यू रिसीट्स? ऐसी गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट्स, रिसीट्स मतलब गवर्नमेंट की इनकम है ना, गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट्स जिसकी वजह से ना तो, बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी ऑफ रीपेमेंट nor cause any reduction in assets। एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए, बड़ा मजा आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती है गवर्नमेंट की? वैसे हम पहले कह चुके हैं कि रेवेन्यू बजट गवर्नमेंट का वो बजट होता है जो देश की एसेट और लायबिलिटीज पर फर्क नहीं डालेगा। तो गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू बजट का एक पार्ट क्या है? रेवेन्यू रिसीट। तो इसका मतलब ऐसी रिसीट्स, देखो पैसा कहीं से अगर गवर्नमेंट के पास आता है, ठीक है, तो वो रेवेन्यू रिसीट तब कहलाएगा जब क्या कंडीशन फुलफिल हो जाए?
ऐसी रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी ऑफ रीपेमेंट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। न तो ऐसी रिसीट से सरकार की कोई एसेट कम हो, न ही ऐसी रिसीट से सरकार की कोई लाइबिलिटी फॉर रीपेमेंट क्रिएट हो जाए। तो ऐसी सारी रिसीट्स को आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू रिसीट्स। सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया, क्या बोल रहे हो आप? अब मेरी बात वापस ध्यान से सुनो, जल्दी से मैं बताता हूं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहीं से लोन ले लिया। गवर्नमेंट ने अगर बच्चों कहीं से लोन ले लिया है तो क्या होगा? पैसा तो आया, रिसीट तो हुई, लेकिन साथ साथ उसको चुकाने की लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई। अगर उसको चुकाने की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, इसका मतलब फिर वो रेवेन्यू रिसीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने क्या कहा? विच नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी ऑफ रीपेमेंट, है ना, जो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा। ओके, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेक्टर का कोई एंटरप्राइजेस था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था, गवर्नमेंट ने उसको सेल कर दिया। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को जब सेल किया जाता है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसने उसको सेल कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसा हमारे उदयपुर में तो हम जानते हैं, आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल याद होगा, आप लोग छोटे होंगे तब तो, लेकिन फिर भी आपका हिंदुस्तान जिंक जो है वो पहले गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था। अब वो किसके पास चला गया है? वेदांता के पास, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसको क्या किया है? सेल किया है वेदांता को, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान जिंक को बेचा होगा तो क्या हुआ होगा? सरकार ने उसको प्राइवेटाइज किया, उसको सेल किया, तो उससे गवर्नमेंट के पास क्या आया? पैसा। अब गवर्नमेंट के पास जब ये पैसा आया तो रिसीट्स तो हुई गवर्नमेंट की, लेकिन ये रिसीट्स जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स नहीं कहला सकती। क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेशन फुलफिल नहीं होती। पैसा आए लेकिन सरकार की कोई एसेट कम नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए, है ना। तो लाइबिलिटी तो उस केस में नहीं बढ़ रही है, लेकिन एसेट जरूर कम हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट की एक ओन की हुई एक एसेट थी, वो सेल हो गई, ठीक है। तो इस केस में ऐसा पैसा जब आया तब उसको भी आपने रेवेन्यू रिसीट नहीं माना, ठीक है। मैं पहले जो नहीं है वो बता रहा हूं, है ना। अभी मैं आपको अच्छे से वापस बताता हूं। तो ऐसी सारी रिसीट्स गवर्नमेंट की जो न तो लाइबिलिटी क्रिएट करे, ऐसा पैसा जो सरकार को मिले जो न तो लाइबिलिटी क्रिएट करे न ही सरकार की किसी एसेट को कम करे, न लाइबिलिटी बढ़ रही हो न गवर्नमेंट की एसेट कम हो रही हो, फिर भी पैसा आ रहा हो, तो ऐसा पैसा जब गवर्नमेंट के पास आता है तब उसको बच्चों क्या कहते हैं? हम रेवेन्यू रिसीट्स। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब सर ऐसी रिसीट्स कौन सी होती है कि गवर्नमेंट को पैसा भी मिल जाए, न तो लाइबिलिटी क्रिएट हो न एसेट कम हो, फिर भी सरकार के पास पैसा आ जाए, ठीक है। ओके, तो देखो ये गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी रिसीट्स हैं जो स्पेशली हम उसको दो कैटेगरी में ट्रांसफर कर देते, बाइफरकेट कर देते हैं। वो पहला है आपका एक तो टैक्स रिसीट्स और दूसरा है आपका नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स का फर्दर बाइफरकेशन दो चीजों में और है स्टूडेंट्स। टैक्स रिसीट्स जो है वो एक तो डायरेक्ट टैक्स से हो सकती हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्स से हो सकती हैं। नॉन टैक्स रिसीट्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं। चलिए, तो आपको एक बड़ा जान के बड़ा मजा आएगा कि देखिए टैक्स रिसीट्स, गवर्नमेंट जितना भी टैक्स हम हाउस होल्ड और फर्म से कलेक्ट करती है ना, वो सारा टैक्स गवर्नमेंट की क्या बन जाता है? रेवेन्यू रिसीट्स बन जाता है। कैसे बन जाता है सर रेवेन्यू रिसीट्स? बच्चों देखो, अगर गवर्नमेंट को हम टैक्स जमा कराते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। अब गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन ए ने 5 लाख रुपीस का इनकम टैक्स डिपॉजिट करवाया, है ना। तो क्या जब गवर्नमेंट ये 5 लाख रुपीस लेगी तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी बनेगी क्या उसको रीपे करने की? पर्सन ए ने अगर टैक्स को पेमेंट किया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने टैक्स रिसीव किया, तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी बनी टैक्स उसको 5 लाख रुपए की कुछ सर्विस देने की, कुछ गुड्स देने की? आप सरकार को टैक्स देते हो तो सरकार उसके बदले में आपको कुछ देती है क्या? नहीं देती, तो कोई लाइबिलिटी नहीं बनी सर। अच्छा, और आपने सरकार को टैक्स दिया और सरकार के पास पैसा आया, तो क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हो गई? नहीं सर, गवर्नमेंट की किसी एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। गवर्नमेंट की सारी कंपनीज, सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वहां की वही हैं, ना वो कम हुई ना बढ़ी, पर हमारी वजह से उनको पैसा जरूर मिल गया। तो न ही कोई रिडक्शन इन एसेट हुआ, तो सरकार की तो रोज की इनकम हो गई है, ये भी नहीं हुआ। न सर लाइबिलिटी हुई रीपेमेंट की बड़ी, न रिडक्शन हुआ एसेट का, इसका मतलब फिर भी गवर्नमेंट की रिसीट हुई, तो ऐसी रिसीट क्या मानी जाएगी? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स का सबसे पहला एग्जांपल क्या है? टैक्स रिसीट्स, ठीक है। अब बच्चों ये टैक्स क्या होता है?
ठीक है। टैक्स का मतलब होता है टैक्स इज अ कंपल्सरी लेवी इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द पीपल। सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन बच्चों, ठीक है। टैक्स ऐसा कंपल्सरी पेमेंट है जो सरकार इम्पोज करती है लोगों के ऊपर, है ना, कि आपको देना ही पड़ेगा भैया, है ना। गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, इनकम टैक्स होंगे तो इसी स्लैब में आपको देने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स होंगे तो सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर, फर्म्स हैं उनके ऊपर लगा दिया कि भैया इतना बेचोगे तो इतना % जीएसटी आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। मतलब टैक्स इज अ कंपल्सरी लेवी इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन पीपल। ऐसा कंपल्सरी पेमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? टैक्स। टैक्स 100% गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट है क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ठीक है। टैक्स दो तरह के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है सर? डायरेक्ट टैक्स का मतलब बच्चों ये हुआ कि बर्डन ऑफ टैक्स एंड एक्चुअल पेमेंट जो है वो एक ही पर्सन पर है, ऑन द सेम पर्सन, लाइज ऑन द सेम पर्सन, है ना। इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स लाइज ऑन द सेम पर्सन। बर्डन ऑफ टैक्स भी उसी के ऊपर है और पे भी उसी को करना है, ठीक है। जब इस तरह से टैक्स देखा जाता है तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम 1 करोड़ रुपीस है और मुझे 30 लाख रुपीस का टैक्स भरना है तो ये बर्डन भी किसके ऊपर आया? मेरे ऊपर। और इसका पेमेंट भी किसको करना होगा? मुझे। क्या मैं आपके ऊपर, मेरे पड़ोसी के ऊपर, किसी और के ऊपर ये ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। ये मुझे ही, मेरे ऊपर ही आया है और मुझे ही इसका पेमेंट करना है। तो जब इस तरह का टैक्स होता है वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स, वेयर बर्डन ऑफ टैक्स एंड एक्चुअल पेमेंट बोथ लाइज ऑन द सेम पर्सन। एंड इंपॉर्टेंटली डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन ऑफ टैक्स विच कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हम बर्डन ऑफ टैक्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो एक ही पे रहेगा। बर्डन और एक्चुअल पेमेंट दोनों एक ही आदमी पे रहेगा, ठीक है। ओके, तो ऐसा टैक्स जो है वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट टैक्स है बच्चों। ओके, आइए जल्दी से फटाफट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है सर? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ टैक्स तो किसी और के ऊपर था लेकिन उसका पेमेंट कोई और कर रहा है। मतलब बर्डन ऑफ टैक्स जो है यहाँ पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर क्या हो जाता है? ट्रांसफर, ठीक है। जिसको पे करना है एक्चुअल पेमेंट वो नहीं करता है, जिसको टैक्स भरना है वो टैक्स खुद अपनी जेब से नहीं भरता, मतलब वो उस बर्डन को किसी और पे शिफ्ट कर देता है। सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं आजकल जीएसटी उस पर लगता है, ठीक है। आप मूवी देखने जाते हैं तो भी उस पे टैक्स लगता है, ठीक है। हर चीज पे टैक्स लगता है, ठीक है। ओके, तो पहले तो ये बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, अब तो सब मर्ज होके लगभग एक ही हो गया है जीएसटी, ठीक है। ओके, तो अब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने, हमने ये मार्कर पेन खरीदा 10 रुपीज का, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल 1 रुपीज का इनडायरेक्ट टैक्स लगाया था जो सरकार को जमा कराना पड़ेगा, पर वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या है? वो लगाया था सेलर के ऊपर। ये लायबिलिटी सेलर की बनती है कि वो जो उसको 10 रुपए मिलेंगे उसमें से 1 रुपया क्या करेगा? सरकार को जमा कराएगा, ठीक है। टैक्स की लायबिलिटी उसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन उसका पेमेंट कौन करता है? आप करते हैं, ठीक है। आप जो भी चीज खरीदते हैं उसमें लिखा होता है ना इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस एमआरपी इतना है, मतलब वो टैक्स का पेमेंट किससे लिया जा रहा है? आपसे। मतलब जमा आपको नहीं कराना है। अगर आप वो टैक्स का पेमेंट नहीं देते, है ना, तो सरकार आपको आगे कभी नहीं पकड़ती, वो तो उसी सेलर को पकड़ेगी, ला तुम तेने सामान बेचा, तू तुमको इसका इनडायरेक्ट टैक्स दे, ठीक है। अगर आप उसके कम पैसे देके आ जाते और उसके टैक्स का पैसा उसको कभी नहीं देते तो गवर्नमेंट आपसे नहीं मांग सकती थी, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या हुआ, आपने 10 रुपीज का इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस इस पेन का पैसा दे दिया, सेलर ने वो पैसा रिसीव किया और सेलर ने उसमें से टैक्स वाला पार्ट जो है वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया, डिपॉजिट करा दिया। मतलब ये बर्डन किसके ऊपर आता था? इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर आता था? ये आता था सेलर के ऊपर। लेकिन एक्चुअल पेमेंट उसका कौन कर रहा है? हमेशा कंज्यूमर। मतलब यहाँ पर बर्डन ऑफ टैक्स जो है इट इज शिफ्टेड फ्रॉम सेलर टू कंज्यूमर, ठीक है। तो इस तरह से जब टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, इंसिडेंस किसी और पर है, एक्चुअल पेमेंट कोई और कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो टैक्सेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जांपल अभी इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है जीएसटी और सर, और इसके अलावा वेट, अभी पेट्रोलियम पे चार्ज हो रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। बाकी 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो थे अलग अलग, एक्साइज ड्यूटी, ये वो सारे के सारे, एंटरटेनमेंट टैक्स और ये सब अब जीएसटी में काउंट हो गए, इसलिए बेस्ट एग्जांपल हमारे पास यही है। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से इस बात को समझें। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो लोग मेरे से डायरेक्ट मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों को जो जहां से मटेरियल मिलता है वहां से पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो
टैक्स रिसीट्स हमको समझ में आ गई है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स भी क्या होता है ये भी समझ में आ गया कि कंपल्सरी लेवी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम इसको आगे, इससे ज्यादा इसमें कुछ समझने ऐसा है नहीं। चलिए हम नेक्स्ट इसके, तो ये सारी जो रिसीट्स हैं टैक्स वाली, तो सरकार को जितना भी टैक्स मिलता है वो गवर्नमेंट की क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है। क्यों है रेवेन्यू रिसीट्स, क्योंकि ऐसी रिसीट्स है ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी बनती है रीपेमेंट की, नहीं गवर्नमेंट की कोई एसेट कम होती है, फिर भी गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है। इसलिए टैक्सेस जो हमेशा ही गवर्नमेंट की क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट्स होती है। अच्छा सर, क्या टैक्स के अलावा कोई ऐसी रिसीट्स नहीं हो सकती जो कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स हो? क्या सिर्फ टैक्स ही है, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो? नहीं बच्चों, टैक्स के अलावा भी ऐसी बहुत सारी रिसीट्स होती हैं जो गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता तो है, लेकिन उस पैसे के बदले में न तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है रीपेमेंट की, न गवर्नमेंट का कोई एसेट कम होता है। तो ऐसी कौन सी रिसीट्स हैं सर अदर देन टैक्स रिसीट? आइए हम देखते हैं कौन कौन सी है। नॉन टैक्स रिसीट्स। तो नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर सबसे पहला है हमारा फीस। गवर्नमेंट अपनी वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फीस चार्ज करती है ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल लाइसेंस बनवाने गए, ठीक है, वहां आपने लाइसेंस बनवाने के लिए एक फीस पे की, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया हुआ है कि इतना आपको फी पे करना पड़ेगा, वो आपने फी पे की, ठीक है। गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट से आपने कोई परमिशन मांगी है ना फॉर एग्जांपल, और उस परमिशन के लिए एक फॉर्म लगा, उस फॉर्म की एक फीस पे करनी पड़ी आपको, ठीक है, ओके। तो ये जितनी भी फीस गवर्नमेंट चार्ज करती है अलग अलग फॉर्म्स की, अलग अलग सर्विसेज के लिए, ठीक है, बहुत नॉमिनल फीस होती है हालांकि वो, लेकिन फिर भी वो फीस जो है वो गवर्नमेंट की क्या कहलाती है, रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि आपने वो फीस भरी। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज अपना लाइसेंस बनवाने के लिए गवर्नमेंट को फीस के रूप में, फॉर्म की फीस के रूप में दिए, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फी, फॉर्म फी। तो ये फी जो गवर्नमेंट ने आपसे कलेक्ट किया है, ये गवर्नमेंट की कौन सी रिसीट होंगी, रेवेन्यू रिसीट। क्यों होंगी सर, क्योंकि उस रिसीट, उस इनकम को जब गवर्नमेंट ने रिसीव किया तो ना तो उसको लायबिलिटी बनी रीपेमेंट की, न ही उससे कोई हमारा एसेट गवर्नमेंट का कम हो गया, ठीक है। सर कैसे लायबिलिटी नहीं बनी, उसको आपको कम से कम उस लाइसेंस तो देना पड़ेगा बच्चों, लाइसेंस देने की कॉस्ट उतनी नहीं थी, ठीक है, वो तो सिर्फ एक टोकन मनी था जो गवर्नमेंट लेती है, वरना उसका एक्चुअल अगर आप एक्सपेंस निकालें, अगर वहां एम्प्लॉइज की सैलरी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है, वो पैसा अगर गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती तो वो बहुत ज्यादा होता बच्चों, ठीक है। गवर्नमेंट आपसे उतना पैसा नहीं ले रही जितनी की वो आपको सर्विस दे रही, ओके। चलिए, तो यहां पर आप ऐसा मत समझना वो लाइसेंस देगी तो सर तो लायबिलिटी तो बन गई लाइसेंस देने की, ठीक है, वो लायबिलिटी अलग चीज है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज है। यहां पर 100 रुपए के मतलब 100 रुपए जो अगर आपने लाइसेंस के लिए पे किए तो 100 रुपए के बराबर आपको सर्विस गवर्नमेंट को देनी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर्म आपसे भराया आपने, लाइसेंस वो इशू करेंगे आपको जो भी गाइडलाइंस में होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। तो कंफ्यूज मत हो। दूसरा सर फाइन, ये तो हमने बहुत अच्छे से सुना होगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बिलो 18 ईयर के एज के होंगे या जो बिलो 16 के होंगे और जिनके पास अपना व्हीकल चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, ठीक है, या हम लोग कई बार 3-3 लोग एक ही 2 व्हीलर पर बैठ के जा रहे होंगे, है ना, हमको कभी पुलिसमैन ने रोक लिया होगा, ठीक है, और हम पे क्या लगा दिया होगा, फाइन, ठीक है, फाइन लगा दिया होगा ना, जिसको अपन चालान बोलते हैं, चालान कट गया आज मेरा, वो चालान, ठीक है। तो वो फाइन जो गवर्नमेंट को रिसीव हुआ, ठीक है, वो फाइन जो गवर्नमेंट को रिसीव हुआ, वो फाइन गवर्नमेंट की किस तरह की इनकम है, रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि न तो अच्छा आपसे अगर किसी पुलिसमैन ने, आपने अगर ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किया है और उसके लिए आपके ऊपर जो पैसा उन्होंने इम्पोज किया फाइन के रूप में, जो गवर्नमेंट ने उसको रिसीव किया, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज आपसे चालान का ले लिया, तो क्या 500 रुपीज की गवर्नमेंट आपको कोई सर्विसेज वापस प्रोवाइड करेगी, कोई लायबिलिटी बन रही है सरकार की आपको कुछ देने की, सर बिल्कुल नहीं बनी, ठीक है। तो इसका मतलब लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई सरकार की, पैसा ले लिया, और सरकार की कोई एसेट कम हो गई क्या, नहीं हुई सर। तो इसका मतलब फिर भी सरकार की इनकम हुई है, रिसीट हुई है, तो उसको क्या माना सरकार ने, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, ओके। फाइन का मतलब होता है कि ये वो पैसा है जो लॉ ब्रेकर्स पे इंपोज करती है गवर्नमेंट, है ना, चार्ज करती है गवर्नमेंट जो भी लॉ को ब्रेक करते हैं। तो ऐसा पैसा जब गवर्नमेंट रिसीव करती है तो वो क्या कहलाता है, फाइन, ओके स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारी नॉन टैक्स रिसीट है जो किस कैटेगरी में आती है, रेवेन्यू रिसीट्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट फिर हमारे लिए क्या हो गया, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं बच्चों इसमें, फीस हो गई, फाइन हो गई, पेनल्टीज हो गई। पेनल्टीज क्या होती हैं, पेनल्टीज का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज का लेट पेमेंट करते हैं, ठीक है, हमने किसी चीज का लेट पेमेंट किया और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल हमारे ऊपर क्या लगा दी, पेनल्टी लगा दी, ठीक है। तो
इस तरह की पेनल्टीज जब गवर्नमेंट रिसीव करती है तो वो गवर्नमेंट की क्या कहलाती है, रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि ऐसा पैसा मिलने से, ठीक है, फॉर द लेट पेमेंट, ठीक है, अगर हम किसी भी सर्विस के लिए, किसी चीज के लिए अगर हम लेट पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो तब जब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा चार्ज जब इंपोज करती है वो पेनल्टी कहलाता है आपका। और पेनल्टी क्या है, पेनल्टी आपका गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट है, लेकिन किस नेचर में है, नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एस्चीट। एस्चीट ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। एस्चीट का मतलब क्या होता है? एस्चीट बहुत अलग यूनिक एक टर्म आ जाती है यहां पर, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एस्चीट का मतलब बच्चों ये हुआ कि जब गवर्नमेंट किसी डिसीज्ड पर्सन की, जिसका कोई लीगल हायर ना हो, उसकी कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जब अपने अंडर ले लेती है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के लिए क्या कहलाती है, एस्चीट। फॉर एग्जाम्पल मैं, या फॉर एग्जाम्पल पर्सन एक्स क्या हो गया, वो दुनिया से चला गया, उसकी कोई विल नहीं है, विल मतलब वसीयत, और नहीं उसका कोई लीगल हायर है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसके पीछे जितनी भी प्रॉपर्टी छोड़ के गया, कैश छोड़ के गया, ज्वेलरी छोड़ के गया, व्हाटएवर जो भी वेल्थ उसके पास थी, एसेट्स उसके पास थी, वो सब अब क्या होगा, जब कोई उसको क्लेम करने वाला नहीं है, कोई उसका लीगल हायर नहीं है, तब गवर्नमेंट क्या करती है, उसको टेक ओवर कर लेती है अपने अंडर। तब वो सरकार की मान ली जाती है, सरकार उसका अधिग्रहण कर लेती है, उसको टेक ओवर कर लेती है, ठीक है, उस पर कब्जा कर लेती है। कब्जा नहीं बोल सकते उसको बच्चों, कब्जा बच्चों के जब अच्छा हाँ सर उसने जब्त कर लिया, कब्जा कर लिया, नहीं, कब्जा नहीं, उसको टेक ओवर कर लिया। उसको क्यों टेक ओवर किया, क्योंकि उसका कोई लीगल हायर नहीं था, तो गवर्नमेंट ने उसको फिर अब अपने अधिकार में ले लिया कि अच्छा अब ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि इसको कोई क्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, ना उसका कोई लीगल हायर, ना उसकी कोई विल है। तो इस तरह के डिसीज पर्सन की कोई जब लीगल हायर नहीं होता, विल नहीं होती, और जब वो उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, अपने अंडर ले लेती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जब गवर्नमेंट किसी डिसीज पर्सन की लेती है तो उसको क्या बोलती है, एस्चीट बोलती है। तो ये एस्चीट क्या है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट है। क्यों? क्योंकि ना तो गवर्नमेंट को अब किसी को उस प्रॉपर्टी के बदले में कोई लायबिलिटी बनती है रीपेमेंट करने की, और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हो जाती है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करने से, वेल्थ को एक्वायर करने से, जो भी उसके पीछे वो छोड़ के गया था उसके लिए, ठीक है। तो एस्चीट इज अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, और उसका सब हेड क्या है, नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है। ये सारी वो रेवेन्यू रिसीट हैं जो कि टैक्सेस में काउंट नहीं होती, टैक्स के अलावा है, ठीक है। क्यों है वो समझते जा रहे हैं आप सभी के बारे में। कंडीशन वही फुलफिल हो रही कि नाइदर क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, और ये टैक्स भी नहीं है, और ये सारी रिसीट्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बच्चों बेटा, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है सर? फोरफीचर का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है, ये जब्त करना होता है। यहां अपन जब्त नहीं बोलते इसको, यहां बोलते हैं जब्त करना, ठीक है। टेक्निकल डिफरेंस इसके बीच में बहुत अच्छा। ओके, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो गया, जब कभी भी कोर्ट के किसी ऑर्डर का, कोर्ट के किसी वर्डिक्ट का जब कोई उसका पालन नहीं करता, जब उसको कोई मानता नहीं है, ठीक है, और जब बाद में कोर्ट इसके लिए उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लेती है, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट ने किसी पर्सन को ये डायरेक्शन दिया कि आप दूसरे पर्सन को इतना पेमेंट कर दीजिए क्योंकि उसका बनता है, उसने आप पे केस किया, वो जीत गया, ठीक है। तो अब वो पर्सन जब उस दूसरे पर्सन को पेमेंट नहीं देता है, पैसा नहीं दे पाता है, तो गवर्नमेंट कोर्ट जो है वो क्या कहेगा, वो फोरफीचर के लिए एक डिक्री दे देगा। वो कहेगा ये काम करें, इस आदमी की संपत्ति जब्त की जाए। क्यों? क्योंकि इसने कोर्ट का डिसीजन नहीं माना, ठीक है। तो जब इस तरह से जब वो प्रॉपर्टी फोरफिट की जाती है कोर्ट के ऑर्डर से, क्योंकि उसने कोर्ट का डिसीजन पहले नहीं माना है, तो इस तरह से जब प्रॉपर्टी किसी की सीज की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो कोर्ट अपने पास तो रखता नहीं है, कोर्ट मतलब वो सरकार के पास चला जाता है, ठीक है। ओके, तो अब गवर्नमेंट के पास जब इस तरह से प्रॉपर्टी फोरफिट होके आती है, तब वो क्या बन जाती है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही कोई गवर्नमेंट की एसेट कम हो जाती है। तो एस्चीट और फोरफीचर में डिफरेंस है। एस्चीट तो उस आदमी की प्रॉपर्टी है जिसका कोई लीगल हायर नहीं है ना, और
फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि कोर्ट के डिसीजन को जब किसी ने, कोर्ट के वर्डिक्ट को किसी ने नहीं माना और बाद में कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर किया कि इसकी प्रॉपर्टी को सीज करके ये पेमेंट, ये कोई कंपनसेशन रिसीव कर लिया जाए या किसी को पेमेंट करवाई जाए, इस तरह से जब कोर्ट ऑर्डर करता है तो वो क्या कहलाता है, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, एंड द लास्ट थिंग जो रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है वो है मैनेजमेंट ऑफ, सॉरी, सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अच्छा, गवर्नमेंट की जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था, BSNL हो गया आपका, ठीक है, और कौन सी बताया था मैंने आपको, एक और इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर, सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जैसे BSNL हो गया फॉर एग्जांपल, इंडियन रेलवेज हो गया, है ना, कुछ एग्जांपल्स हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। तो सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, BSNL को अगर प्रॉफिट हुआ साहब इस बार, ठीक है, तो ये प्रॉफिट किसकी इनकम है, ये प्रॉफिट किसका पास जाएगा? सर गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है तो गवर्नमेंट के पास जाएगा। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने जब ऐसा प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, तो ऐसी रिसीट से ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बनी पेमेंट करने की, वापस इस पैसे को चुकाने की, और नहीं गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हुई। तो इस तरह से जब ये सरप्लस होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, तो वो गवर्नमेंट की क्या माना जाता है, रेवेन्यू रिसीट्स माना जाता है, वो गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है, ना तो गवर्नमेंट को वो पैसा वापस किसी को चुकाना है और नहीं वो सरकार की किसी एसेट को कम कर देता है। तो इसीलिए ये सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट रेवेन्यू रिसीट्स है, जो गवर्नमेंट की डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए हेल्प करता है, यही पैसा सारा रेवेन्यू रिसीट्स का, ठीक है, वही बाद में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे हम खर्च करते हैं मोस्टली, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब बात ही आ गई। अच्छा, इसीलिए हमने वहाँ गवर्नमेंट के बजट के ऑब्जेक्टिव्स में ये देखा था कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट वहाँ पर बजट में अपना एक ऑब्जेक्टिव रखा था। उसके दो कारण थे, एक तो सोशल वेलफेयर हो सके, पब्लिक वेलफेयर हो सके, और साथ साथ अगर गवर्नमेंट इस तरह की इंडस्ट्रीज से अगर किसी किन्हीं सबसे तो नहीं कर सकती गवर्नमेंट, लेकिन उनमें से कुछ इंडस्ट्रीज से अगर सरप्लस अर्न करती है तो वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाने में हेल्प करता है, और इसका इंपैक्ट क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो ये सारे थे आपके रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स, टैक्स के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और फिर नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर ये सारे। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट और क्वेरी हो तो मुझे इसको बाद में आप नीचे मुझसे या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर दें या कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब रेवेन्यू रिसीट्स के बाद रेवेन्यू बजट के अंदर दूसरा पार्ट क्या आएगा? सर बजट मतलब रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों, तो रिसीट्स के बारे में तो आपने डिस्कस कर लिया, तो अब क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? बच्चों बड़ा आसान है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे न तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम हो जाए, ना ही कोई एसेट क्रिएट हो जाए, नाइदर क्रिएट नाइदर रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ रीपेमेंट और दूसरी कंडीशन नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट, सॉरी नॉर कॉज एनी क्रिएशन ऑफ एसेट। खर्चा हो रहा है ना अब, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जब इस तरह से होता है ना, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विच नीदर रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ रीपेमेंट नॉर कॉज एनी क्रिएशन ऑफ एसेट। ऐसे सारे एक्सपेंडिचर को क्या माना जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। सर ये ऐसे एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? ठीक है, पहले तो ये बात ही समझ में नहीं आई हमको। अच्छा, अच्छे से समझते हैं इसको, 2 सेकेंड। आप मुझे एक बात बताइए, आप अगर एक बात देखें ध्यान से यहां पर, तो क्या हुआ है, हमने जब खर्चा किया, सरकार ने जब खर्चा किया, तो उस खर्चे को करने की वजह से कोई पुरानी लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं खर्चा करूं और क्या करूं, पुराना के लोन का रीपेमेंट कर दूं, तो मेरा एक्सपेंस तो होगा, एक्सपेंडिचर तो होगा, पैसा तो जाएगा मेरे सरकार के पास से। सरकार ने जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई से कोई लोन लिया हुआ था, ठीक है, गवर्नमेंट ने उस लोन को पे कर दिया, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो हुआ, गवर्नमेंट के पास पैसा तो गया, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट के पास से वो पैसा गया तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी।
एक्सपेंडिचर हुआ और साथ साथ लायबिलिटी भी रिड्यूस हो गई। अच्छा, जब लायबिलिटी रिड्यूस हो गई सर, तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसने कहा था नहीं, आप गवर्नमेंट खर्चा तो करे, लेकिन गवर्नमेंट की खर्चा करने से कोई गवर्नमेंट की पुरानी लायबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो खर्चा हो लेकिन लायबिलिटी कम ना हो, और साथ साथ कोई एसेट बढ़ भी नहीं जाए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कोई रोड बनवा दिया, गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल बनवा दिया, गवर्नमेंट ने एक डैम बनवा दिया, गवर्नमेंट ने किसी इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को परचेस कर लिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं पे। ठीक है, इन सब से क्या हुआ? गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ गई, क्योंकि इन सब ने फिजिकल एसेट्स को गवर्नमेंट की बढ़ा दिया। ठीक है, तो खर्चा हुआ और एसेट बढ़ गई। अगर ऐसा हुआ है तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है ना। तो कौन सा है सर? ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि जिसका खर्चा करने से सरकार की कोई नई एसेट क्रिएट नहीं होती हो, ना तो नई एसेट क्रिएट होती हो, ना पुरानी लायबिलिटी कम होती हो। ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर जब भी होगा जब ना तो वो एसेट क्रिएट करेगा ना वो लायबिलिटी कम करेगा, तो ऐसा एक्सपेंडिचर हमेशा बच्चों क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? सॉरी, तो अभी भी थोड़ा सा टिपिकल है, उधर और इधर मिक्स हो रहा है, आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुने, बहुत छोटी सी बात है। जब हम रिसीट की बात करते हैं बच्चों, तो रिसीट के केस में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि लायबिलिटी कम हो, क्योंकि आपके पास पैसा आए तो आपकी लायबिलिटी कैसे कम हो सकती है? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आपको कोई पैसा दे और लायबिलिटी कम हो जाए, है ना। आपको कोई पैसा दे और लायबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, है ना। जो बच्चे आर्ट्स वगैरह के हैं उनको अगर नहीं समझ में आता है तो लायबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। ठीक है, तो सरकार की लायबिलिटी किसी से पैसा लेके गवर्नमेंट की लायबिलिटी कैसे कम हो सकती है? हाँ, वो बढ़ जरूर सकती है कि अगर सरकार ने किसी से लोन ले लिया तो पैसा तो आया, लेकिन साथ में उसको चुकाने की जिम्मेदारी भी तो बन गई, तो वो लायबिलिटी क्रिएट जरूर हो सकती है, लेकिन कभी पैसा आए तो लायबिलिटी कम नहीं हो सकती। इसलिए ये रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी उधर रेवेन्यू रिसीट्स में काम नहीं कर सकता था। तो इसलिए आप उस तरह से वहां उसको कंफ्यूज मत करें। ठीक है, आप दोनों तरफ इसको अच्छे से समझ लें इस बात को। ठीक है, तो अगर खर्चा होगा तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी और एसेट बढ़ सकती है एक्सपेंस के केस में। ठीक है, और रिसीट के केस में लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है और एसेट डिक्रीज हो सकती है, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, तो नाइदर रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ रीपेमेंट, ठीक है, नॉर कॉज एनी क्रिएशन ऑफ एसेट। तो ऐसी रिसीट्स कौन सी हैं सर? सॉरी, ऐसा एक्सपेंडिचर कौन सा है सर? ऐसा एक्सपेंडिचर मैं बता देता हूं आपको बेटा। गवर्नमेंट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उनके जो एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो क्या उस सैलरी के बदले में सरकार की कोई एसेट क्रिएट होती है? नहीं सर, खर्चा हुआ लेकिन कोई एसेट क्रिएट नहीं हुई। ठीक है, और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम हो जाती है। जैसे किसी एम्प्लॉय को सैलरी देने से कोई सरकार का कोई पुराना लोन माफ हो जाता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो ये तो डे टू डे काम करवाने के लिए सरकार को खर्चा करना पड़ता है। अपने एम्प्लॉइज, उसके जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं तो वो काम करते हैं, उनके एम्प्लॉइज काम करते हैं, उसको काम करने के लिए उसको पैसा देना पड़ता है। तो ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी इसमें कम होती है, ना ही कोई सरकार की एसेट बढ़ जाती है। ये तो डे टू डे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट को रन करने के लिए, गवर्नमेंट को अपना काम करने के लिए, वर्क करने के लिए पे करना पड़ता है। ठीक है, ओके। साथ ही जैसे क्या हो गई, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी, है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सारे एक्सपेंसेस, जैसे किसी गवर्नमेंट के ऑफिस का बिजली का बिल हो गया, उसका रेंट हो गया। ठीक है, ये सब चीजें गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो कहीं ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए कोई अलाउंस हो गया। ठीक है, ये सब, या किसी गवर्नमेंट के किसी व्हीकल का कोई पेट्रोल का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या है, वो सब किस में आते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जो गवर्नमेंट को डे टू डे उसमें करने पड़ते हैं अपनी फंक्शनिंग को करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा सब्सिडीज। गवर्नमेंट जितनी भी सब्सिडीज देती है, जैसे कि आपके गैस सिलेंडर पे भी देती है, जैसे बहुत सारी जगह देती है आपको, आजकल अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हो रहा है, पेट्रोलियम पे कभी मिल गया, हालांकि पेट्रोलियम पे तो नहीं मिलता, कभी ऐसा होता नहीं। ठीक है, दूसरी चीजों पे मिल गया, जैसे कोई गुड्स के ऊपर हो गया कि किन्हीं लोगों को चावल 2 रुपए किलो मिल रहा है ना, सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है राशन शॉप्स पे। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को, है ना, अलग अलग चीजों के ऊपर, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, स्पेशली जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल है उनको ऐसी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप्स के लोगों को। तो ऐसी सब्सिडीज गवर्नमेंट का क्या है? एक्सपेंस है भाई, वो नुकसान या खर्चा तो गवर्नमेंट का है ना।
ठीक है। फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर जो है वो कोई एक प्राइवेट कंपनी बना रही है, ठीक है। वो अगर गैस सिलेंडर की मार्केट प्राइस है 900 रुपीज और आपको वो पड़ता है 400 रुपीज का, ठीक है, तो 500 रुपीज की जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी ने आपको 400 रुपए में दे दिया है। कंपनी तो आपको 900 रुपए में ही देगी, लेकिन 400 आपसे ले रही है और बाकी के 500 रुपए कौन मिलाएगी उसमें? सरकार मिलाएगी। तो गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी है, लेकिन वो सब्सिडी का 500 रुपया किसकी जेब से जाएगा? गवर्नमेंट की जेब से। तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, लेकिन ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे ना तो कोई लायबिलिटी कम होती है, ना ही कोई एसेट सरकार की बढ़ती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई ऐसे कोई लिखवा के तो नहीं ले रखा कि सबसे कि भाई गरीब आदमी को भाई रामलाल जी को हमको गैस सिलेंडर या श्यामलाल जी को हमको गैस सिलेंडर 500 रुपए कम में देना ही देना है, उसके कोई ऐसा रिटर्न उनका कोई एग्रीमेंट बना हुआ है? नहीं, ये तो गवर्नमेंट अपने लोअर इनकम के ग्रुप के लिए, उनको पता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए ऐसा करती है। लेकिन ये खर्चा किसके काउंट होता है? गवर्नमेंट के अंदर काउंट होता है। तो ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर काम में लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न तो कोई सरकार की लायबिलिटी को कम कर रहा है ये ऐसा खर्चा सब्सिडी का, न ही कोई सरकार की एसेट्स को क्रिएट कर रहा है। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी मान लें एक बार, जो बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हो गया आपका सब्सिडीज के बाद हो गया आपका, जैसे हमारे जो कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या मिलती है? स्कॉलरशिप्स मिलती है ना, स्कॉलरशिप्स मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप्स जो हैं वो गवर्नमेंट देती है ना, स्कॉलरशिप देती है, चाहे वो कैश के फॉर्म में होती है, चाहे वो अलग अलग, जैसे कभी लैपटॉप्स दे दिए जाते हैं, कभी साइकिल्स दे दी जाती हैं, है ना। हम देखते हैं बहुत सारा न्यूज़पेपर में आता है, जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली अलग अलग योजनाएं चलाती है, पॉलिसी चलाती है ना। तो ये स्कॉलरशिप्स जो हैं, अच्छा उसको क्या वो लैपटॉप फ्री में मिला? क्या गवर्नमेंट को उसके लिए पे नहीं करना पड़ा? पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो खरीद के लाएगी ना। वो बाईसाइकिल अगर उसमें गवर्नमेंट ने दी है किसी स्पेशली ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है, आपकी गर्ल्स के लिए होती है, तो गर्ल्स को अगर वो बाइसाइकिल फ्री में मिला है तो उसके लिए वो पैसा उस बाइसाइकिल को खरीदने का किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। तो गवर्नमेंट ने जब वो बच्चों को पैसा दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ है? वो सरकार का तो खर्चा है स्कॉलरशिप के फॉर्म में, लेकिन ऐसा खर्चा जो कि न तो लायबिलिटी को कम करता है और न ही एसेट को बढ़ाता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि किसी एक विलेज की एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बच्चे अगर 90% लाती है तो सरकार को उसको साइकिल देनी पड़ेगी साहब, ऐसा कहीं लायबिलिटी में था क्या गवर्नमेंट की? नहीं। उसको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने अगर उसको स्कॉलरशिप दिया है तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो कोई न तो लोग लायबिलिटी कम करता है और न ही वो कोई एसेट बढ़ाता है। फिर भी एक्सपेंडिचर है, इसलिए वो किस में काउंट होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात है बच्चों इसमें, इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, बच्चों अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया है, लोन लिया हुआ है गवर्नमेंट ने कहीं से, LIC से लिया है, RBI से लिया है, कहीं फॉरेन बैंक से लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से, है ना। गवर्नमेंट ने अगर कोई लोन दिया है तो अगर गवर्नमेंट उस लोन का रीपेमेंट करती है, गवर्नमेंट अगर उस लोन का रीपेमेंट कर देती है तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, और जैसे लायबिलिटी कम हो जाएगी तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो कहा कि ऐसा खर्चा जिससे लायबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने लोन चुका दिया तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। वो क्या होगा हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन सर लोन तो नहीं, लेकिन अगर उस लोन का इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है, गवर्नमेंट अगर किसी से लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट उसको देती है, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से रखें, बहुत ध्यान से सुने और समझ लें। सर क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है बच्चों वो होता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब उधार लेने का खर्चा क्या है, उधार लेने के लिए क्या लागत लगी, उधार लेने के लिए क्या कॉस्ट लगी। उधार लेने के लिए और तो कुछ नहीं लगा सर, हाँ अब जो उधार लिया उस पर हमको इंटरेस्ट का पेमेंट, जो लोन लिया उसमें मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट जरूर करना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट का पेमेंट मैं करूंगा वो इंटरेस्ट मेरी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, और वो इंटरेस्ट जो है, देखिए उस इंटरेस्ट को पे करने से ना तो गवर्नमेंट का लोन चुक रहा है, नहीं लोन तो रीपेमेंट नहीं हो रहा ना, प्रिंसिपल अमाउंट से तो कुछ माइनस नहीं हुआ, प्लस नहीं गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट हो रही है, फिर भी एक्सपेंडिचर है। इसलिए ये इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन जो है, बोरोइंग्स जो है, वो गवर्नमेंट की हमेशा क्या काउंट की जाती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस तरह से एक आइटम और बच जाता है बच्चों, जैसे कि अगर किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने लॉस
को इंकर किया है, उसने उसको लॉस हो गया है, तो ऐसा लॉस भी किसका नुकसान है? सरकार का। ऐसा नुकसान खर्चा जो है वो सरकार को भुगतना होगा, उसका लॉस को बियर करना पड़ेगा, पर इससे ना तो कोई लायबिलिटी कम होगी गवर्नमेंट की, ना कोई एसेट बढ़ेगी। तो इस तरह का किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का लॉस भी गवर्नमेंट क्या करती है, उसको कहां काउंट करती है? उसको अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करती है। तो आई होप आपको अच्छे से उस बात को समझ में आ गया होगा। ठीक है।